हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज लाइव क्लास में आरआरबी जेई के लिए पहली बार मैं आपसे मुलाकात करने के लिए आया हूं। तो दोस्तों, हम लोग मैथमेटिक्स के बारे में आज पढ़ लिया है। आपने वीर बहादुर सर ने आपको बताया, एक आपको इंट्रोडक्शन दिया अपने सब्जेक्ट का। अभी हमें पढ़ना है हमारे सब्जेक्ट के बारे में, जनरल साइंस। दोस्तों 30 नंबर का स्कोप है आपके पेपर में, सीबीटी फर्स्ट में 30 नंबर का मेरा सब्जेक्ट आने वाला है। और आज की क्लास में हम लोग एग्जैक्टली अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। एग्जैक्ट अपने आप को तैयार कर लीजिए, एकदम साइंस का बहुत अच्छा लेवल आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। सबसे पहले बता दूं आपको कि आपको क्या पढ़ना है, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं और किस लेवल तक आपको पढ़ना है। देखिए दोस्तों, साइंस की बात करें, जनरली हमारे जो जुड़ा हुआ है वो है डेली लाइफ साइंस, दैनिक जीवन का विज्ञान। यानी कि विज्ञान का वह सेक्शन है जो आपको डेली लाइफ में देखने को मिलेगा। और हेलो, गुड इवनिंग शंकर लाल मीणा, गुड इवनिंग। देखिए, हम लोग देख रहे हैं कि ये जो सेक्शन आपके आने वाला है वो दैनिक जीवन का है। यानी डेली लाइफ में साइंस आपको भर भर कर देखने को मिलती है। जीवन में विज्ञान सब जगह है, आप कहीं पर भी देख लें, विज्ञान का प्रयोग आपको हर जगह मिलेगा, चाहे आपको मालूम है नहीं। आप पुराने समय से देख लें, हर जगह पर विज्ञान छिपा हुआ है। तो दोस्तों, वही डेली लाइफ की साइंस एग्जाम्स में पूछ ली जाती है हमसे। जैसे मैं एक बार आपको जोड़ूं अपने सब्जेक्ट के साथ कि कई बार कहा जाता है, जैसे हम लोग दही खाते हैं, हम लोग दही डेली खाते हैं। रमेश शकरवाल, गुड इवनिंग। तो हम लोग डेली दही खाते हैं। हमने देखा, आपसे पूछ लिया दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिंपली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। अब दही तो हम रोज खाते हैं, लेकिन उसमें क्या है वो आपके लिए फायदेमंद है, कब खाना चाहिए कब नहीं खाना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, वही साइंस है। तो दैनिक जीवन के बारे में जो विशेष जानकारी हमें मिलती है वो विज्ञान से मिलती है। अब देखिए कैसे पता करोगे भाई, हम दही बनाते कैसे हैं। हम शाम को दूध लेते हैं, दूध को थोड़ा गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद ठंडा करते हैं, और ठंडा करके पहले से जो हमारे पास दही या छाछ जो भी होता है उसका एक छोटा पार्ट उसके अंदर मिला देते हैं। अब उसको जैसे ही मिलाया, उसको रख दिया, अगले दिन देखा दही जम गया। अब भाई बात ये बनी कि वो हुआ क्या यार ऐसा, पहले आपने दूध में दही मिलाया थोड़ा सा, उससे अगले दिन पूरा दूध दही में बदल गया, ऐसा क्यों हुआ भाई, क्वेश्चन है ना। तो दूध के बारे में आपको बताऊं, दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है, लैक्टोज शुगर पाई जाती है। आपसे पूछा जाता है मिल्क शुगर किसे कहते हैं, दूध की शर्करा किसे कहते हैं, तो हम इसे कहते हैं लैक्टोज को। और जब हम इसमें दही या छाछ का सैंपल ऐड करते हैं, तो दोस्तों दही या छाछ के साथ हम एक बैक्टीरिया, एक जीवाणु यहां पर ऐड कर रहे हैं, और उस जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। जैसे ही यह जीवाणु लैक्टोज शुगर के साथ क्रिया करता है, उसके साथ 7 या 8 घंटे कांटेक्ट में रहता है, ये लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में बदल देता है, लैक्टिक अम्ल में बदल देता है। तो जैसे ही लैक्टिक अम्ल बना, आपका जो दूध था वो बदल गया दही में। तो मेन बात क्या रही, आपसे बहुत तरीके से क्वेश्चन इस अकेली बात से पूछ सकते हैं। दूध से दही किस कारण बनता है, लैक्टोबैसिलस के कारण बनता है। दूध में क्या होता है, लैक्टोज शर्करा होती है। दही में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। भाई बने ना क्वेश्चन। तो यही तो है, हम रोड पे जाते हैं, रोड पे हमें दिखाई देता है कि भाई गर्मी के दिनों में या सर्दी के दिनों में जब एकदम तेज धूप पड़ रही होती है, आपको लगता है कि रोड पे पानी है। अब आप उस पानी को देखकर आपको लगता है कि यार भाई पानी है, थोड़ा साइड में अपना व्हीकल करें, बचें। लेकिन जैसे जैसे पास जाते हैं पता चलता है पानी था ही नहीं, पानी वहां पर है ही नहीं। तो भाई ऐसा क्यों दिखाई दिया। अब दिखाई तो हमें रोज देता है, लेकिन क्वेश्चन ये बना कि क्यों दिखाई दिया। उस क्यों का जवाब जब ढूंढोगे तब आप पढ़ोगे साइंस, तब आपके बारे में कहा कि भाई ये साइंस पढ़ी है हमने। अब क्यों हुआ ऐसा दोस्तों, प्रकाश में एक घटना, जाने कितनी बार आपने नाम सुना होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हीरा इसी कारण चमकता है।
हमें रेगिस्तान में पानी इसी कारण दिखाई देता है, रोड पे हमें पानी इसी कारण दिखाई देता है। ये प्रकाश का एक प्रभाव है, प्रकाश की एक घटना है। और जाने कितनी बार ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, जिसे कि हम मरीचिका के नाम से बहुत बार पूछते हैं, मृग मरीचिका मिराज के नाम से। तो दोस्तों साइंस एक सब्जेक्ट ऐसा है जो दैनिक जीवन में हमें काम आता है, हमें हमारी लाइफ को जीने में सरलता प्रदान करता है और हमें यह सिखाता है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए फायदेमंद है और कौन सी चीज़ हमारे लिए हानिकारक है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जगदीश सारंग जी। डेली लाइफ एग्जाम्स में डेली लाइफ के क्वेश्चंस ही होते हैं जिन्हें हम जनरली गौर नहीं करते और वही क्वेश्चन हमसे पूछ लिए जाते हैं। गौर नहीं करोगे भाई तो कैसे पता चलेगा यार। आपसे मैं आपको दिखवा सकता हूं, आप एग्जाम्स के पेपर उठाइए, आपको वो क्वेश्चन मिलेंगे जो डेली लाइफ में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है। अब हड्डियां हमारी बॉडी में भरी पड़ी हैं यार, बचपन से जब से हम पैदा हुए तब से लेकर हड्डियों से ही तो जुड़े हुए हैं, हड्डियों से पूरी बॉडी कनेक्ट है हमारी, तो इतना तो जानकारी होनी चाहिए ना, कौन सी अस्थि कहाँ है। आपसे पूछ लिया आपकी जो भुजा की अस्थि है कौन सी है, ये सामान्य जानकारियां हैं। इंद्रदेव शर्मा गुड इवनिंग। तो देखिए दोस्तों अब बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो मेरा सब्जेक्ट जनरली, खैर इतना सीधा भी नहीं कि मैं ये कह दूं कि जनरल जो डेली लाइफ में आप देखोगे केवल वही क्वेश्चन आएंगे। आजकल एग्जाम्स का लेवल जो है काफी हद तक बढ़ गया है, लेकिन डोंट वरी, मैं केवल आपको ये बता रहा हूं कि साइंस जो आपके सिलेबस में है दैनिक जीवन का है, जुड़े रहना है। इसको जब हम पढ़ते हैं तो हमें सामान्य जानकारियां ऐसी मिलती हैं जो दैनिक जीवन में हमें बहुत काम आती है। बाकी डोंट वरी, जीरो से लेकर बॉटम लेवल से टॉप लेवल तक आपको हर टॉपिक को पढ़ाया जाएगा और जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आप खुद ये फील करोगे कि आपने बेस्ट से बेस्ट उस टॉपिक को पढ़ लिया है। तो दोस्तों आइए जानकारी प्राप्त करते हैं, कुछ समझते हैं कि ये साइंस है क्या। दोस्तों साइंस को विज्ञान लिखते हैं और विज्ञान में ये जो वी शब्द है इसका मतलब होता है विशेष। विशेष मीन्स स्पेशल और ज्ञान का मतलब नॉलेज। तो जनरली किसी भी घटना के बारे में, किसी भी क्रिया के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में विशेष से विशेष जानकारी प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। जनरली ये परिभाषा है बहुत सिंपल सी साइंस की कि किसी भी घटना के बारे में जो स्पेशल से स्पेशल जानकारी हमें मिल सकती है, वो जिससे हमें मिलेगी वो सब्जेक्ट साइंस है। और दोस्तों साइंस का जो फादर है वो अरस्तु हैं, साइंस के जनक अरस्तु को कहा जाता है। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मॉडर्न साइंस का जनक कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न साइंस, आधुनिक विज्ञान का जनक, भाई जनरली विज्ञान की शाखाओं को दो प्रकार से पढ़ते हैं हम। एक तो बोलते हैं कि शाखा का मुख्य जनक कौन है और दूसरा हम कहते हैं कि शाखा का आधुनिक जनक कौन है। तो शाखा जो विज्ञान है उसका प्रमुख जनक अरस्तु है, लेकिन आधुनिक विज्ञान का जनक गैलीलियो है, जिनके बारे में आपने सुना होगा। गैलीलियो, जड़त्व शब्द इन्होंने ही दिया था, बहुत ही फेमस वैज्ञानिक रहे। तो अरस्तु को जनक कहा और आधुनिक जनक कहा हमने गैलीलियो को। अब दोस्तों साइंस जो शब्द आया ये ग्रीक भाषा का एक शब्द था साइंसिया, यहां से साइंस शब्द की उत्पत्ति हुई और साइंसिया का मतलब होता है जानना, किसी चीज के बारे में जानना। तो जनरली साइंस शब्द का मतलब यही है, चीजों के बारे में, क्रियाओं के बारे में, वस्तुओं के बारे में, रसायनों के बारे में जानना, यही है साइंस। अब साइंस का प्रारंभिक इंट्रोडक्शन ये रहा। साइंस को हम 3 सेक्शन में लेकर पढ़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब आरआरबी जेई की बात कर रहे हैं, सब टेक्निकल वाले हो आप और सारे जो है वो बीटेक होल्डर या पॉलिटेक्निक पास किए हुए हैं, तो फिजिक्स आपके नो डाउट बहुत अच्छी आने वाली है, न्यूमेरिक आने वाली है और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी हो सकता है कि सबसे ज़्यादा फिजिक्स का ही रहे। दूसरी बात, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की बात करें, 30 में से लगभग 8 या 10 क्वेश्चन आप केमिस्ट्री के ले सकते हैं और लगभग 8 या 10 क्वेश्चन ही हम बायोलॉजी के लेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों बायोलॉजी में हम अपने शरीर के बारे में पढ़ते हैं, बायोलॉजी में हम जातियों के बारे में पढ़ते हैं, सजीवों के बारे में पढ़ते हैं, बायोलॉजी में हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि पादपों का क्या महत्व है हमारी लाइफ में। बायोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं कि कौन से पादप से कैसी दवाइयाँ बनाई जाती है, कैसी मेडिसिन बनाई जाती है। तो दोस्तों आज की लाइफ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है इस पार्ट का
और फिजिक्स से हम 10 से 12 लगभग 15 क्वेश्चन तक मान के चल सकते हैं कि आपके पेपर में आ जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो स्टार्टिंग सेंटर है बायोलॉजी है, हम बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। और बायोलॉजी को स्टार्ट करने से पहले आप सभी फ्रेंड से मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले हमारे इस वीडियो को शेयर कर दें आप ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, क्वेश्चंस जब हम सॉल्व करेंगे तो बहुत मज़ा आपको आएगा, एक अच्छा आपको यहाँ पर भी कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो शेयर करें। अमित कुमार गुड इवनिंग। रौनक शर्मा बिल्कुल न्यूमेरिकल भी आपको करवाए जाएंगे, डोंट वरी। अब आपको फुल न्यूमेरिक सेशन यहाँ पर मिलेगा। रामावतार चौधरी वेरी गुड इवनिंग। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए। एक्चुअल साइंस अब स्टार्ट हम करने वाले हैं। तो हमारी जो पहली हेडिंग है बायोलॉजी, यहां से हम स्टार्ट करेंगे। बायोलॉजी के बारे में जानेंगे कि बायोलॉजी क्या होती है और बायोलॉजी की कौन कौन सी शाखाएं होती हैं, क्योंकि कई बार आपने एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे होंगे कि बायोलॉजी की शाखाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये बायोलॉजी, दोस्तों बायोलॉजी जो शब्द आया, दो शब्दों से आया है, बायोस और लोगोस। बायोस का मतलब होता है सजीव और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, अध्ययन। तो सामान्यतः बायोलॉजी का मतलब होता है विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाए, उस शाखा को हम कहेंगे बायोलॉजी। अब बात आती है कि बायोलॉजी शब्द किसने दिया। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर है। बायोलॉजी शब्द सन 1801-1802 में दिया गया, और ये जो शब्द दिया गया ये दो साइंटिस्टों ने दिया। एक का नाम था लेमार्क और दूसरे का नाम था ट्रेवीरेनस। लेमार्क और ट्रेवीरेनस, ये दो साइंटिस्ट्स को बायोलॉजी शब्द का गठनकर्ता कहा जाता है, बायोलॉजी शब्द का जन्मदाता कहा जाता है। लेमार्क और ट्रेवीरेनस को शब्द इन्होंने दिया। भाई बच्चा पैदा होता है ना, तो बच्चे को जन्म देने वाले अलग होते हैं और नाम देने वाला अलग होता है। भाई सिंपली हम बोलते हैं कि अपने गांव में पंडित जी नाम देते हैं कि भाई बच्चे का नाम क से शुरू होगा और इसका ये नाम रखा जाए। किसी का नाम दादी रख देती है, किसी बच्चे का नाम बुआ रख देती है। रखते हैं कि नहीं रखते? तो जरूरी नहीं कि जो जन्म दे वही नाम रखे, ये भी जरूरी नहीं कि जो जन्म दे वो नाम नहीं रखेगा, कोई और रखेगा। तो कई बार जन्मदाता और जनक और नामकरण कर्ता दोनों एक ही हो जाते हैं और कई बार अलग अलग होते हैं। यहां पर बात करेंगे नामकरण जो किया है बायोलॉजी का, वो लेमार्क और ट्रेवीरेनस ने किया है। लेकिन बायोलॉजी का जनक जब हम कहेंगे, फादर जब हम कहेंगे, तो फादर दोस्तों हम लिखेंगे अरस्तु को। तो बायोलॉजी का जनक किसे कहा गया है? अरस्तु को। और नामकरणकर्ता किसे कहा गया है? लेमार्क और ट्रेवीरेनस को। बिल्कुल बायोलॉजी लेवल की रखी जाएगी हरीश शर्मा जी, और बिल्कुल सीबीएसई सिलेबस को कवर करेंगे इंद्रदेव शर्मा जी। बिल्कुल पूरा एनसीईआरटी सिलेबस, एनसीईआरटी पर फोकस रहेगा, बिकॉज एनसीईआरटी इज टोटली ऑथेंटिक। पूरा डाटा हम एनसीईआरटी से कवर करेंगे, डोंट वरी। आपको जैसे जैसे पढ़ेंगे आपको ये खुद फील हो जाएगा। अब दोस्तों बायोलॉजी को हमने 3 शाखाओं में बांटा। जनरली शुरुआत में 2 बनी थी, एक तो बनी थी जूलॉजी और दूसरी बनी थी बॉटनी। लेकिन इन दोनों शाखाओं से मिलाकर एक तीसरी शाखा भी अब बन चुकी है, जिसे हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। अब ये कौन कौन सी शाखाएं हैं, इनमें किस किस को पढ़ते हैं दोस्तों, चर्चा करें। देखिए भाई, जूलॉजी को हम लिखते हैं जंतु विज्ञान। जनरली जू शब्द तो सुना होगा, जू बोलते हैं चिड़ियाघर को। चिड़ियाघर में जाते हैं ना हम कई बार घूमने, तो चिड़ियाघर जो होता है उसमें कौन रहते हैं? तरह तरह के जानवर, और जानवरों को हम कहते हैं एनिमल्स। तो एनिमल्स की स्टडी की जाती है जंतु विज्ञान में। और बॉटनी में हम स्टडी करते हैं प्लांट्स की, तो बॉटनी को हम पादप विज्ञान कहते हैं। चलिए एक क्वेश्चन, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे। हमें 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 3 बातें देखने को मिलती है। एक मिलता है जीव, दूसरा मिलता है जंतु और तीसरा मिलता है प्राणी। एक होता है जीव, दूसरा होता है जंतु और तीसरा होता है प्राणी। इन तीनों में आपके हिसाब से क्या अंतर है? बताइए भाई, टाइम है आपके पास। देखिए गौर करिए कि जीव, जंतु और प्राणी में क्या अंतर है। अपने अपने आंसर लिखिए।
क्या ये तीनों बातें एक ही हैं या इनमें कोई अंतर है? बताइए भाई। क्योंकि बचपन से हम ये शब्द कई बार सुन चुके होंगे कि जीव क्या होता है, जंतु प्राणी बार बार काम में लेते हैं, जीव जंतु जीव जंतु जीव जंतु बचपन से रटते हैं। तो बताइए भाई अंतर। बोलिए, बोलो भाई बोलो, जो भी लाइव हैं सब बोलिए। प्राणी भी एक जीव है, हरीश शर्मा जी बहुत अच्छा, आपने आंसर दिया। आगे, जीव सजीव होता है, ठीक है। शंकर लाल मीणा जी आपकी भी बात सही है। और बाकी लोग बोलिए भाई। चलिए मैं डाउट क्लियर कर देता हूं दोस्तों। जीव का मतलब होता है सजीव, सजीव का मतलब होता है लिविंग्स। दोस्तों सजीव में पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, सूक्ष्म जीव, जंतु, जानवर, मनुष्य सब सजीव में आते हैं। तो जनरली सजीव में पूरी बायोलॉजी कवर्ड है। तो ध्यान रखना है कि जीव जो होता है ना, उसमें पेड़ पौधे भी आते हैं, उसमें छोटे मोटे वायरस बैक्टीरिया जो सूक्ष्म जीव है वो भी आते हैं, उसमें कीड़े मकोड़े भी आते हैं, उसमें प्लांट्स भी आते हैं, सब आते हैं जीव में। अब उसके बाद आती है बात जंतु। दोस्तों जंतु शब्द केवल एनिमल्स के लिए काम में लिया जाता है, यहां पर हम प्लांट्स को कैलकुलेट नहीं करते, पादपों को इसके साथ नहीं जोड़ते। और जो जंतु के लिए काम में लिया जाता है वही शब्द प्राणी के लिए काम में लिया जाता है, यानी कि मनुष्य। चलिए मनुष्य के बारे में बताऊं। मनुष्य एक जंतु है। कई बार हम बातें करते हैं, बताइए मनुष्य जंतु है या नहीं? तो कुछ लोग बेचारे सोचते हैं कि नहीं मनुष्य तो जानवरों से बड़ा है, जानवर तो अलग होते हैं, मनुष्य अलग है। लेकिन दोस्तों हकीकत बात की जाए, मनुष्य भी एक जानवर है, एक जंतु है। लेकिन बस अंतर क्या है कि एक बुद्धिमान जानवर है। भाई हमारे अंदर बुद्धि आ गई तो हम लोग जानवरों की तरह क्रियाएं नहीं करते, हम जानवरों की तरह उटपटांग हरकतें नहीं करते, हम लोग बुद्धिमान हैं। एक ब्रेन में जो पावर है, सबसे अच्छा मस्तिष्क हमें प्रदान किया गया है, उस वजह से हम लोग अपने आप को अलग कैटेगरी में मानते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि जीव जो होता है उसमें जंतु पादप सब आएंगे, लेकिन प्राणी और जंतु ये दोनों बातें एक हैं। ध्यान रखिएगा, प्राणी शब्द जंतु शब्द दोनों बातें एक है। इसका मतलब जूलॉजी को जंतु विज्ञान के साथ साथ आप प्राणी विज्ञान भी कह सकते हैं, कोई खराबी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जूलॉजी को जंतु विज्ञान भी कह लोगे, प्राणी विज्ञान भी कह लोगे, नो प्रॉब्लम। और बॉटनी को पादप विज्ञान के साथ साथ आप वनस्पति विज्ञान भी कह सकते हो, यहां भी कोई समस्या नहीं है। अब दोस्तों एक में हमने पढ़ा जंतुओं के बारे में, बॉटनी में हमने पढ़ा पादपों के बारे में, तो फिर ये क्या है? माइक्रोबायोलॉजी। दोस्तों इसे कहते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान। दोस्तों एक वर्ड निकल कर आया है सूक्ष्म जीव। हाँ भाई बताइए सूक्ष्म जीव क्या होता है? इंग्लिश में माइक्रोब्स इन्हें हम लिखते हैं। सूक्ष्म जीव कौन होते हैं? सूक्ष्म जीवों को कैसे पहचानोगे? आपके पास कौन सा तरीका है कि आप पहचान लो भाई सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? जंतु, जानवर। इंद्रदेव शर्मा जी क्या कह रहे हैं? सजीव, ओके ठीक है। हाँ भाई बताइए सूक्ष्म जीव कौन होते हैं, इसके बारे में आप अपना जवाब मुझे दीजिए। सूक्ष्म जीवों को कैसे पहचानोगे? क्या ऐसा क्राइटेरिया है जिससे हम पहचान पाएं कि भाई सूक्ष्म जीव कौन से होते हैं? अच्छा क्या मच्छर सूक्ष्म जीव है? इसके बारे में भी राय दें आप अपनी। मच्छर सूक्ष्म जीव है क्या? जल्दी से जवाब दो। हाँ भूपेंद्र जी, CBT 2 में बिल्कुल टेक्निकल का एक जुड़ा हुआ है, टेक्निकल आएगी एग्जाम्स में। अच्छा सूक्ष्मदर्शी से जिन्हें देखा जाए, हरीश शर्मा जी बहुत बढ़िया बात आपकी सही है, जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। गुड्डू चौधरी जी बिल्कुल बात आपकी सही है। दोस्तों सूक्ष्म जीव वे होते हैं जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। नेक्ड आईज, नग्न आंखें। नेक्ड आईज का मतलब होता है ऐसी आंखें जिन पर ना तो कोई चश्मा लगा हुआ है, ना कोई लेंस है, ना हमने कोई सूक्ष्मदर्शी काम में ली है, कुछ भी काम में नहीं लिया। जैसे कि मेरी आईज है अभी नेक्ड, कुछ भी नहीं लगा हुआ है।
तो दोस्तों सूक्ष्म जीव वो जो हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं दें, जिन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी या अन्य प्रकाशिक यंत्रों की आवश्यकता होती है, वो सभी के सभी जीव सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। तो दोस्तों मच्छर तो अपने को दिखता है, और मच्छर दिखता है तो मच्छर सूक्ष्म जीव है क्या? मच्छर सूक्ष्म जीव नहीं है, ध्यान रखिएगा। और चींटी आपको दिखती है तो चींटी भी सूक्ष्म जीव नहीं है। लेकिन दोस्तों हम बोलते हैं वायरस, विषाणु सबसे ज्यादा बीमारियां ये फैलाता है, और मनुष्य के लिए सबसे ज्यादा जो डेंजरस कोई सजीव है तो वो वायरस ही है। स्वाइन फ्लू देख लें आप, चाहे आप थोड़े दिन पहले निपाह चला था केरला के अंदर, स्वाइन फ्लू का अभी प्रकोप चल रहा है, उससे पहले जीका वायरस का अटैक था, डेंगू चिकनगुनिया जैसे रोग घर घर में किसी न किसी को हो रखे हैं, सारे के सारे वायरस के कारण होते हैं। और एड्स जैसा लाइलाज रोग तक वायरस के कारण होता है। तो दोस्तों वायरस की बात करें, साथ में बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया कहा जाता है जीवाणु को, और जीवाणु के कारण हमें हैजा, टीबी, इसके अलावा प्लेग, न्यूमोनिया, टाइफाइड जैसे रोग हमें बैक्टीरिया के कारण होते हैं। तो दोस्तों ये हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते, इसलिए हम इन्हें कहते हैं सूक्ष्म जीव। अब दोस्तों बायोलॉजी की जो 3 शाखाएं आपने बनाई, एक तो जूलॉजी, दूसरी बॉटनी और तीसरी माइक्रोबायोलॉजी, इनके बारे में किस किस साइंटिस्ट ने क्या क्या कहा, देखिए दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं जूलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बायोलॉजी की ब्रांचेस के ऊपर डेडिकेटेड है। तो जूलॉजी दोस्तों शब्द निकल कर आया जोआ से, जोआ, और जोआ का मतलब होता है प्राणी, यानी कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्राणियों के बारे में अध्ययन किया जाए, जिसमें जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाए, जूलॉजी कहलाएगी। और दोस्तों जूलॉजी का जनक है अरस्तु, यानी कि साइंस का जनक भी अरस्तु, बायोलॉजी का जनक भी अरस्तु और जूलॉजी का भी जनक अरस्तु। अब कई बार दोस्तों पेपर में पूछ लिया जाता है कि अरस्तु ने एक पुस्तक लिखी, और उस पुस्तक के बारे में कहा जाता है, इन्होंने जो पुस्तक लिखी उसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम, हिस्टोरिया एनिमेलियम। देखिए दोस्तों हिस्टोरिया का मतलब हिस्ट्री से होता है, हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास, और एनिमेलियम में एक वर्ड छिपा हुआ एनिमल, इसका मतलब होता है जंतु। तो जंतुओं का इतिहास हम कह सकते हैं ये पुस्तक अरस्तु ने लिखी है। नेक्स्ट जो सेक्शन था वो था बॉटनी। बॉटनी में प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो बॉटनी शब्द बॉटेन से बना है, BOTANE, बॉटेन, और बॉटेन का मतलब होता है बूटी। दोस्तों जड़ी और बूटी आप काम में लेते हैं, तो बूटी शब्द का मतलब होता है बॉटेन। तो जनरली वनस्पतियों को हम यहां पर पढ़ते हैं। और बॉटनी का जो जनक है वो जनक का नाम है थियोफ्रास्टस, बहुत बार एग्जाम में आया है, ध्यान से सुनिएगा नाम थियोफ्रास्टस। और थियोफ्रास्टस ने जो पुस्तक लिखी उस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। दोस्तों एनिमेलियम को हटाया और इन्होंने प्लांटेरम नाम की पुस्तक लिखी। प्लांटेरम का मतलब होता है प्लांट्स, प्लांट्स का मतलब होता है पादप। बिल्कुल आपकी बातें सारी सही हैं शंकर लाल मीणा जी, जो आंखों बिना यंत्र से नहीं दिखे, बिल्कुल बात सही है। तो दोस्तों आगे बढ़िए। तो जूलॉजी और बॉटनी इन दोनों शाखाओं के बारे में अरस्तु और थियोफ्रास्टस ने 2 पुस्तकें लिख दी, एक हिस्टोरिया एनिमेलियम थी, दूसरी हिस्टोरिया प्लांटेरम थी। अब तीसरा साइंटिस्ट जो माइक्रोबायोलॉजी का फादर कहलाता है उसका नाम है लुई पास्चर। दोस्तों आप दूध लेकर आते हो बाहर से, तो आज जो आप थैली वाला दूध लेकर आते हो उस थैली वाले दूध पर एक वर्ड लिखा रहता है पाश्चुरीकृत दूध, पाश्चुरीफाइड मिल्क। जनरली ये पाश्चुरीकरण की जो क्रिया है वो ये लुई पास्चर के द्वारा ही दी गई है। लुई पास्चर ने सूक्ष्म जीवों पर, जीवाणुओं पर, वायरसों पर बहुत काम किया, और काम करके इन्होंने बताया कि हम भोज्य पदार्थ हैं उन्हें किस तरह से जीवाणुओं को पैदा होने से रोक सकते हैं, किस तरह हम बचा सकते हैं अपने भोज्य पदार्थों को कि जीवाणु जल्दी नहीं पनपे और भोज्य पदार्थ जल्दी खराब नहीं हो। तो उसके लिए लुई पास्चर ने पाश्चुरीकरण तकनीक दी, जो कि दूध को लंबे समय तक खराब होने से और उसमें जीवाणु पैदा होने से बचाती है। तो दोस्तों 3 ब्रांचेस के बारे में बायोलॉजी की हम पढ़ चुके, जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। अब दोस्तों बाकी की ब्रांचेस के बारे में देखिए, बात करते हैं। कुछ ब्रांचेस के पीछे आपको एक शब्द मिलता है कल्चर। तो हम उन सारी ब्रांचेस की बात एक साथ कर लेते हैं जिनके पीछे कल्चर शब्द आता है। देखिए दोस्तों, कल्चर,
तो बेसिक इंट्रोडक्शन है, रियल में जो टॉपिक आएगा हमारा फर्स्ट वो हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये ब्रांचेस के बारे में बायोलॉजी का एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। दोस्तों कल्चर शब्द में सबसे पहले हम लेके चलते हैं एपीकल्चर। बहुत बार आपने नाम सुना होगा कि एपीकल्चर किसे कहा जाता है। दोस्तों एपीकल्चर हम कहते हैं मधुमक्खियों का अध्ययन या मधुमक्खियों को पालने की और शहद प्राप्त करने की, हनी की जो लोग एक बिजनेस चलाते हैं, शहद प्राप्त करने का जो लोग कार्य करते हैं, तो मधुमक्खियों से रिलेटेड जो स्टडी होती है, मधुमक्खियों को पालने का जो प्लान होता है उसे हम एपीकल्चर कहते हैं। द स्टडी ऑफ बीज, मधुमक्खी को हनी बी कहते हैं, तो मधुमक्खियों से रिलेटेड जो कल्चर रहेगा एपीकल्चर रहेगा। अब दोस्तों फिर पूछा जाता है कि सेरीकल्चर किसे कहते हैं। तो दोस्तों मधुमक्खी की तरह ही एक और कीट होता है जिसे हम बोलते हैं लाख का कीट, लाख, जिसे हम रेशम प्राप्त करते हैं, बॉम्बिक्स मोराई। तो बॉम्बिक्स मोराई नाम का जो कीट होता है उसे हम रेशम की प्राप्ति होती है, और रेशम की खेती करना या रेशम पालन, रेशम को प्राप्त करना या रेशम पालन से रिलेटेड स्टडी करना जो होता है उसे हम सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। बिल्कुल हरीश शर्मा जी, ऐसे ही मजा आता जाएगा, डोंट वरी, बहुत अच्छा आपको क्लासेस में मजा आएगा, हम लोग हंसते हंसते खेलते खेलते पढ़ेंगे, डोंट वरी। दोस्तों एपीकल्चर और सेरीकल्चर दोनों ध्यान रखना है। मधुमक्खी का पालन एपीकल्चर है, रेशम पालन जो है वो सेरीकल्चर है। और इसके बाद हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर। दोस्तों हॉर्टिकल्चर कहा जाता है बागबानी को। जनरली जो फलों का फूलों का उद्यान लगाते हैं, बगीचा लगाते हैं, गार्डन जो होता है, तो गार्डन में फ्लावर्स वगैरह की जो सेटिंग करने का काम होता है, उनकी स्टडी जो होती है वो हॉर्टिकल्चर होती है। फिर हम बात करते हैं पिसीकल्चर। दोस्तों पिसीकल्चर कहा जाता है मछली पालन को, फिशिंग को कहा जाता है, फिशरीज जो खोलते हैं, मछली पालन, जिनमें हम फिशेस के बारे में स्टडी करते हैं, फिशेस को पालते हैं। तो एपीकल्चर, सेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और पिसीकल्चर में मछलियों के बारे में पढ़ते हैं। और मछलियों के बाद हम लोग फ्लोरिकल्चर में पढ़ लेते हैं फ्लावर्स के बारे में। दोस्तों फ्लोरिकल्चर में आपको एक वर्ड मिल रहा होगा फ्लावर, यानी पुष्पों का अध्ययन, फूलों का अध्ययन, पुष्पों से, फूलों से रिलेटेड जो स्टडी होती है उससे फ्लोरिकल्चर कहते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी कभी फ्लोरिकल्चर के स्थान पर पुष्पों के अध्ययन के लिए एंथोलॉजी शब्द काम में लिया जाता है। ध्यान रखिएगा, दोनों ऑप्शन में कभी नहीं आएंगे, लेकिन अलग अलग ऑप्शन में आए। ध्यान रखिएगा आप कि पुष्पों के अध्ययन को फ्लोरिकल्चर भी कहा जा सकता है और एंथोलॉजी भी कहा जा सकता है। इसके अलावा अंगूर की खेती करनी हो तो विटीकल्चर के नाम से जाना जाता है। तो इन्हें बार बार रिपीट करिएगा। साइंस, बायोलॉजी स्पेशली रिपीटिंग का सब्जेक्ट है, जितना ज़्यादा आप रिपीट करोगे उतना आपके जो वर्ड पावर है वो बहुत अच्छी होती जाएगी, क्योंकि वर्ड थोड़े टफ होते हैं, इन्हें हमें बार बार रिपीट करना होता है। अब ये तो हो गया वे शब्द जिनके पीछे कल्चर वर्ड आता है, और इसके बाद बिल्कुल बेसिक से ही चलेंगे, लेकिन स्पीड बिल्कुल मेंटेन होगी हमारी। सक्षम राज गुप्ता जी स्पीड बिल्कुल लेंगे, लेकिन पहले बेसिक्स कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम लोग आपको टोटल स्पीड देंगे, लेकिन तब जब आपकी और मेरी ट्यूनिंग अच्छे से सेट हो जाए तब। दोस्तों अब हम बात करेंगे ह्यूमन बॉडी के बारे में। मानव शरीर से रिलेटेड जो स्टडी की जाती है वो कैसे कैसे और किन किन ब्रांचेस में करते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, मानव शरीर, सबसे पहले बात करते हैं स्टडी ऑफ हार्ट। हमारा जो हार्ट होता है उसकी स्टडी को हम कहते हैं कार्डियोलॉजी। हृदय का अध्ययन कहलाता है कार्डियोलॉजी। लेकिन दोस्तों यदि हृदय के साथ साथ हम पूरे रुधिर परिसंचरण तंत्र, पूरे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की स्टडी करें तो दोस्तों ये स्टडी कहलाएगी एंजियोलॉजी। आपने कई बार नाम सुना होगा, कई बार जो लोग हार्ट की सर्जरी करवाते हैं वो बोलते हैं कि भाई एंजियोग्राफी करवाइए। तो ध्यान रखिएगा, केवल हार्ट को पढ़ेंगे तो कार्डियोलॉजी कहेंगे, और हार्ट और रुधिर परिसंचरण तंत्र को पढ़ेंगे तो हम लोग कहेंगे एंजियोलॉजी। अब हम फिर पूछते हैं कि यदि ब्लड को पढ़ा जाए
ब्लड की स्टडी क्या कहलाती है, रुधिर की स्टडी को क्या कहेंगे, तो रुधिर की स्टडी को हम कहेंगे हीमेटोलॉजी। एक एक वर्ड पर दोस्तों सब कुछ चेंज हो जाने वाला है। देखिए हीमेटोलॉजी में हम पढ़ेंगे ब्लड को, लेकिन जब बात करेंगे हिपैटोलॉजी की, हिपैटोलॉजी, तो दोस्तों हिपैटोलॉजी में हम स्टडी करते हैं लीवर की, हमारे लीवर के बारे में, यानी यकृत के बारे में जो अध्ययन होता है उससे हिपैटोलॉजी कहेंगे। और इसी के साथ हम जोड़ सकते हैं हेपेटाइटिस। दोस्तों हेपेटाइटिस जो होता है लीवर से रिलेटेड एक डिजीज है, जिसमें हम पढ़ते हैं, लीवर का रोग है, बहुत ही भयानक रोग है हेपेटाइटिस। और दोस्तों इसके बाद हम चलते हैं किडनी। किडनी की जब आप स्टडी करोगे तो इसे दो नाम हम देते हैं, नेफ्रोलॉजी भी कहते हैं और रीनोलॉजी भी कहते हैं। तो किडनी की स्टडी नेफ्रोलॉजी भी कह दी जा सकती है और रीनोलॉजी, दोनों में से जो ऑप्शन में हो आप उसे कर सकते हैं। और किडनी के बाद हम चलते हैं ब्रेन या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो स्टडी होती है उसे न्यूरोलॉजी कहा जाता है। हमारे मस्तिष्क का जो डॉक्टर होता है उसे न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद हम बात करते हैं अस्थियों की। अस्थियों से रिलेटेड जो स्टडी होती है उसे हम ओस्टियोलॉजी कहते हैं। अस्थियों से संबंधित जो भी अध्ययन होगा ओस्टियोलॉजी कहलाएगा। और अस्थियों के बाद लास्ट हम मानव शरीर में लेकर जा रहे हैं मांसपेशियां। दोस्तों मांसपेशियों का जो अध्ययन होगा वो कहलाएगा मायोलॉजी। तो एक एक ध्यान रखिएगा, मानव शरीर के बारे में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हार्ट की स्टडी को कार्डियोलॉजी कहेंगे, हार्ट प्लस रुधिर परिसंचरण तंत्र की स्टडी एंजियोलॉजी, केवल ब्लड की स्टडी हिमेटोलॉजी, लीवर की स्टडी को कह देंगे हिपैटोलॉजी, किडनी की स्टडी नेफ्रोलॉजी और रीनोलॉजी कहलाएगी, अस्थियों की स्टडी को ऑस्टियोलॉजी कहेंगे और ब्रेन की स्टडी को कहेंगे न्यूरोलॉजी। तो दोस्तों बेसिक ब्रांचेस थी, अब बाकी की ब्रांचेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाए, क्योंकि हमारा एक था प्लान, मैंने आपको बताया कि हम लोग पहले थ्योरी पढ़ेंगे, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस लेंगे। तो वीडियोस रेगुलर लाइव आप लोग देखें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिए, ताकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, क्वेश्चंस का जवाब दें और आप अपने आप को पहचान पाएं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सूक्ष्म जीव पहचानिए। दोस्तों सूक्ष्म जीवों में ऑप्शन पढ़िए, हम लोगों ने लिखा हुआ है मच्छर, चींटी, विषाणु या सभी। तो दोस्तों हम देखेंगे कि मैंने आपको एक फंडा बताया था कि सूक्ष्म जीव वो होता है जो आपको नग्न आंखों से दिखाई नहीं दे। तो दोस्तों मच्छर हमें दिखाई देता है, चींटी हमें दिखाई देती है, वायरस हमें दिखाई नहीं देता है। और वायरस दिखाई नहीं देता है तो हम लोग बात करेंगे कि ये जो वायरस है ये हमारा आंसर होगा। अच्छा हरीश शर्मा जी गैस्ट्रो, बिल्कुल कल की क्लास में जब हम बाकी अदर ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी। गैस्ट्रो जनरली हम कहते हैं पाचन तंत्र से रिलेटेड जो बातें होती हैं, पाचन तंत्र से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी स्टडी हम गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में करते हैं। डोंट वरी, सब मिलेगा आपको। और एंजियोलॉजी के बारे में प्रवीण कुमार मैं बता चुका हूं कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम से रिलेटेड जो भी स्टडी है एंजियोलॉजी कह दी जाएगी। दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि शैवालों का अध्ययन जो होता है क्या कहलाता है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, एल्गी वातावरण में सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन उत्पन्न की जाती है वो इनके द्वारा उत्पन्न की जाती है, जिन्हें कि हम कहते हैं शैवाल। और शैवालों की स्टडी को हम कह देते हैं फाइकोलॉजी। ध्यान रखिएगा, बहुत बार पेपरों में पूछा जाता है कि शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी कहलाता है। तो दोस्तों आंसर इसका बी है। और अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। मृदा से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है। दोस्तों मृदा का मतलब होता है सॉइल, और सॉइल से रिलेटेड जो अध्ययन होता है वो हम जिस शाखा में करते हैं उसे कहते हैं पीडोलॉजी। बाकी आप ऑप्शंस को भी देखें, पहला ऑप्शन है पीडोलॉजी, आप ध्यान रखिएगा पीडोलॉजी में मृदा की स्टडी करते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी में ध्यान रखिएगा काष्ठीय पादपों का, ऐसे पादप जिनसे हमें लकड़ी की प्राप्ति होती है उनकी स्टडी हम डेंड्रोलॉजी में करते हैं। हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी में हम स्टडी करते हैं सरीसृपों के बारे में, रेप्टाइल्स के बारे में। और लास्ट है हिस्टोलॉजी, जिसमें हम बात करते हैं ऊतकों के बारे में, बॉडी में जितने भी ऊतक हैं
उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। सारी शाखाओं के बारे में एक एक शाखा को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 पेपर में बहुत बार रिपीट हुआ है, इकोलॉजी। दोस्तों हिंदी में लिखते हैं पारिस्थितिकी, और बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट ये बड़ी बड़ी एग्जाम में मानी जाती है पारिस्थितिकी। दोस्तों पारिस्थितिकी में एक वर्ड आपको मिलेगा परिस्थिति, और परिस्थिति का मतलब होता है हालचाल। हालचाल मतलब हमारे हालचाल डिपेंड करते हैं हमारे पर्यावरण पर। तो ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है पादपों की संरचना का अध्ययन, दूसरा ऑप्शन है फलों का अध्ययन, तीसरा ऑप्शन है सजीव पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन, चौथा है पादप जंतुओं के संबंधों का अध्ययन। दोस्तों आंसर स्पेशली याद रखिएगा, सजीव और उनके पर्यावरण के बीच के संबंधों का जो अध्ययन रहेगा वो हम करेंगे पारिस्थितिकी के अंतर्गत। पारिस्थितिकी में हम लोग पर्यावरण और सजीवों के इंटर रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। और आज का लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखेंगे, आपसे पूछा गया है कि सजीवों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है ए, और सजीवों की बाहरी आकार आकृति का अध्ययन कहलाता है बी। तो ए क्या होगा और बी क्या होगा? दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अंदर की संरचना का अध्ययन यदि हम ए में करते हैं और बाहर की संरचना का अध्ययन बी में करते हैं, तो दोस्तों अंदर की जो संरचना होगी ना उसे हम कहेंगे एनाटॉमी। एनाटॉमी को कहा जाता है शारीरिकी, और बाहर की जो संरचना है उसे हम पढ़ेंगे आकारिकी में, और आकारिकी को हम लिखते हैं मॉर्फोलॉजी। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्लास है वो जीके की है। संदीप यादव जी सर आपको जीके के बारे में, जनरल अवेयरनेस के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों क्वेश्चंस पे स्पेशली फोकस रखिएगा। हम लोग क्वेश्चंस इस क्लास के साथ साथ क्वेश्चंस ऐसे लेकर आ रहे हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। तो ध्यान रखना है कि क्लास को आप ढंग से पढ़ें, एक एक डाटा को आप नोट डाउन करें। अगला वीडियो फिर से अगला जो लेक्चर होगा वो शाखाओं के बारे में रहेगा। बाकी की जितनी भी शाखाएं प्लांट से रिलेटेड, एनिमल से रिलेटेड, और सांप का अध्ययन क्या कहलाता है, छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है, मछली का अध्ययन क्या कहलाता है, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, एक एक डाटा जो एग्जाम में पूछा जाता है हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों अलविदा, कल फिर से मुलाकात होगी। और अब आप लोग जनरल अवेयरनेस के साथ जुड़िए। जीके में आपसे संदीप यादव जी सर बात करेंगे। तो मुझे जहाँ तक है आपको अच्छा लगा होगा। अपने बेसिक्स को पहले तैयार करना है, फिर डीप स्टडीज पे जाना है। और लास्ट एक बात कहूँगा, जितने भी लोगों ने वीडियो देखा, जिनको अच्छा लगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, बताइए, ताकि हर आपका जानने वाला और ज़्यादा से ज़्यादा आदमी, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस चीज़ का लाभ उठा पाएँ और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाएँ। अलविदा साथियों।